नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में, और उन विद्वानों की बात करेंगे जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है ना। तो समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है तो इसके पक्ष में वो कई जो है तर्क देते हैं, है ना। समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कई आपत्तियां दर्ज करवाते हैं, कई आपत्तियां बताते हैं। तो उनमें से ही एक आपत्ति, है ना, कहते हैं वो आपत्ति दर्ज करते हैं कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई होती है। यानी जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं ना, उनके अंतर्गत जो भी उनके संबंध में जो निकाले गए निष्कर्ष जो होते हैं ना, वो मापतोल के आधार पर निकाले जाते हैं। यानी हम यूँ कहें कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें नापतोल संभव है ना, और नापतोल संभव है इसलिए सटीक रूप से उनके बारे में निष्कर्ष निकाल करके और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है, और हम यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं को लंबाई या चौड़ाई या वजन के आधार पर मापा तोला नहीं जा सकता है, और इस कारण इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। जब हम इस तर्क की इस आपत्ति का मूल्यांकन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो उपयुक्त आरोप है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई होती है, यह सही नहीं है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं है ना, कोई ज़रूरी तत्व नहीं है, केवल यह तो एक सहायक तत्व है। और फिर समाजशास्त्र में भी अपनी ऐसी अनेक प्रविधियों का, अपने टूल्स और टेक्निक्स का विकास कर लिया है जिसकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफ़ी सीमा तक संभव है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है ना, और केवल इसी आधार पर कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई होती है इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यह कहना गलत है। अगला हम इसके तर्क लेते हैं। जो विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान नहीं है और इसके पक्ष में वो कुछ तर्क देते हैं, उसमें अगला तर्क है कि कार्य कारण संबंध का अभाव। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी सामाजिक प्रघटनाएं हैं या समस्याएं हैं, है ना, मानवीय व्यवहार है, उसके बारे में कार्य कारण संबंध का अभाव होने के कारण समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान नहीं है ना। तो कार्य, हमें पता है कि कोई भी कार्य अगर होता है, कोई भी अगर प्रघटना घटित होती है, कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कारण होते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं वो सदैव यह जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है ना, कोई भी कार्य अगर घटित हुआ है तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। तो इन कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न करते हैं, और किसी भी ज्ञान के, है ना, विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है ना। ये जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है ना, और उन कारणों का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है ना, उसके विरुद्ध यही आपत्ति उठाई गई है, ये विरोध दर्ज किया गया है इन विद्वानों के द्वारा कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पीछे क्या क्या कारण है, और उनमें से प्रत्येक जो कारण है उसके सापेक्षिक महत्व को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। और मानवीय व्यवहार के संबंध में अगर हम बात करें तो एक ही परिस्थिति में अलग अलग मानव जो है ना वो अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। तो मानवीय व्यवहार के बारे में भी निश्चिततापूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है, और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं मानवीय व्यवहार, मानवीय संबंधों, सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। लेकिन जब इस तर्क का, कार्य कारण संबंध का अभाव, जब हम इस जो ये आपत्ति दर्ज की गई है अगर इसका मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि ये जो आरोप है ना कि कार्य कारण संबंध का अभाव होता है समाजशास्त्र के अंतर्गत, यह सही नहीं है।
आज समाजशास्त्र जो है वो कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। और मैकाइवर और दुर्खिम जो हैं, मैकाइवर तथा दुर्खिम ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, है ना। दुर्खिम का जैसे एनोमी का सिद्धांत था या सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत था, है ना, आत्महत्या का सिद्धांत था। तो ये जो सिद्धांत दिए, या कार्ल मार्क्स का जो है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। तो उन्होंने जो ये सिद्धांत दिए हैं तो इनमें कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है और बताया है उसमें कि अगर व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करते हैं, अगर कार्ल मार्क्स के अगर वर्ग संघर्ष की बात करें तो वर्ग संघर्ष क्यों होता है तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। ऐसे ही अगर इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की बात करें तो इमाइल दुर्खिम बताते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है ना, और उसके लिए मुख्य रूप से वह समाज को ही जिम्मेदार मानता है। तो जैसे मैकाइवर तथा दुर्खिम और कार्ल मार्क्स है, इन्होंने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। और कारण जो है ना, वो कोई भी कार्य अगर घटित हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इनके बारे में बात की है। इसलिए समाजशास्त्र जो है ना वो विज्ञान है। अगली हम जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज की गई है वो है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप ये लगाया जाता है कि समाजशास्त्र के पास में भौतिक विज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, है ना, और जिसमें कि नियंत्रित दशाओं में अध्ययन कार्य किया जा सके। और वो विद्वान ये मानते हैं कि चूंकि इसके पास में प्रयोगशाला का अभाव है, समाजशास्त्र के पास में प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए इसमें प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है ना, उनको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। अतः वो कहते हैं कि इसलिए समाजशास्त्र जो है वो विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब हम इस तर्क की, है ना, जो आपत्ति दर्ज की है या अपने पक्ष में जो तर्क दिया है इन विद्वानों ने कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, जब इस तर्क का हम मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे अन्य भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है ना, गणित है, जैसे, है ना, जैसे इनके पास में एक प्रयोगशाला होती है जिसके अंतर्गत की ये लोग अध्ययन कार्य अपना करते हैं नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत। तो उस प्रकार से, है ना, इन प्राकृतिक विज्ञानों के तरह ही समाजशास्त्र के पास कोई अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है ऐसी, है ना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि अध्ययन कार्य किया जा सके नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है, और केवल इस आधार पर कि इसके पास प्रयोगशाला नहीं है तो इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो ये तो चीज़ तो सही प्रतीत नहीं होती है ना। ये इसका जो मूल्यांकन करते हैं ना वो कहते हैं जो प्रयोगशाला पद्धति है, जो प्रयोगशाला है उसके लिए गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है, एक अध्ययन करने की एक प्रणाली मात्र है। और समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, और साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की भी है कि उसे बंद कमरे में या एक नियंत्रित दशाओं में या प्रयोगशालाओं में रख करके अध्ययन कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र तो क्या संपूर्ण समाज ही है ना। तो ये संभव ही नहीं है कि वही मानव को किसी एक बंद कमरे में रख करके और उसके बाद में उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाए, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। और तो ऐसा करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी या फिर कोई जैसे अपराधी है तो उनका अगर अध्ययन करें तो उसके चारों ओर की वास्तविक परिस्थिति में ही तो अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि अगर उनको किसी बंद कमरे में किसी एक नियंत्रित दशाओं वाली एक बंद जगह पे प्रयोगशाला में रखा जाएगा तो उनके अध्ययन कार्य किया ही नहीं जा सकता है उनका, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला तो संपूर्ण समाज ही है, क्योंकि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु विषय सामग्री जो है वो ही ऐसी है ना। जैसे अध्ययन सामग्री क्या है, मानवीय संबंध या मानवीय व्यवहार या सामाजिक घटनाएं या सामाजिक समस्याएं, है ना। तो ये हैं इस तरीके की कि इनको एक बंद कमरे में रख करके इनका अध्ययन कार्य नहीं किया जा सकता है ना।
तो संपूर्ण समाज ही जो है ना इसकी प्रयोगशाला है। अगला जो आपत्ति जो दर्ज करते हैं समाज वैज्ञानिक समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में, वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक जो प्रकृति है ना उसके विरुद्ध एक आपत्ति ये भी उठाई गई है कि यह विषय भविष्यवाणी, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में, पूर्व में इसके बारे में बताने में असमर्थ है, ये नहीं बता सकता है। और इसके नियम जो हैं वो सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब हुआ सभी स्थानों पर सभी कालों में एक जैसा जो रहे, वो सार्वभौमिक। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो समाजशास्त्र है ना तो यह भविष्यवाणी करने में समर्थ है और ना ही इसके नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, तो जिन्हें सभी समाजों और सभी कालों पे लागू किया जा सके, ऐसे नहीं होते हैं समाजशास्त्र के नियम। तो इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम जो है ना वो सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है इसमें कि जैसे अग्नि में हाथ देने पर वह जलेगा, है ना। अगर आग में अगर हम हाथ देंगे तो वह निश्चित रूप से जलेगा ही। तो इसी प्रकार से, है ना, अगर पानी है और पानी में अगर हम कागज़ डाल देते हैं तो वो निश्चित रूप से गलेगा ही। तो ये है ना सिद्धांत है। और ये प्राकृतिक विज्ञानों के जो नियम है या सिद्धांत है, ये सभी बातों ये जो सभी बातें हैं वो सभी स्थानों पर और सभी कालों के लिए सत्य है ना। सभी कालों में सभी स्थानों पर ऐसा ही होगा कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, पानी के अंदर कागज़ डालेंगे हम तो कागज़ गल जाएगा। लेकिन समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चित पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। तो जब हम इस तर्क की जब मूल्यांकन करते हैं, कौन सा तर्क कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में यह आपत्ति दर्ज की गई है। तो जब हम इस तर्क की, इस आपत्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों तक में पाई जाती है। और उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष जो हैं वो भी सत्य नहीं होते और कई भविष्यवाणियाँ गलत भी प्रमाणित होती हैं। जैसे मौसम विज्ञान को ले सकते हैं। मौसम विज्ञान है ना कि मौसम कैसा रहेगा, 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, सप्ताह भर तक मौसम कैसा रहेगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि मौसम विज्ञान के द्वारा की गई जो भविष्यवाणियाँ होती हैं ना वो गलत होती हैं, लेकिन फिर भी जो मौसम विज्ञान है ना वो एक विज्ञान है। तो भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है ना, जैसे मौसम विज्ञान का उदाहरण दिया है ना, तो जब विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, ये विद्वान ये कहते हैं। तो अब हमने बहुत सारी बातें की समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्तियां थी उसके बारे में, कि जैसे कि जो आपत्तियां उठाई गई थी उनको एक बार बोल देती हूँ मैं। जैसे कहा गया था कि समाजशास्त्र में वैषयिकता या तटस्थता का अभाव है, या सामाजिक घटनाओं की जटिलता है, या सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति, या सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव, सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई, कार्य कारण संबंध का अभाव, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है और समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। तो जब हमने जो सारे तर्क लिए हैं तो उनके आधार पर जो मूल्यांकन भी किया हमने साथ साथ में, तो इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए ये जो आरोप है ना ये निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। हाँ, इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान हैं, और इसी कारण समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति।